बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज की हिट स्टोरी है वक़ार शाह साहब से मुतल्लक, जो कि ETO इस्लामाबाद हैं और उनका मामला अब चला गया पार्लियामेंट में। रुकने कौमी असम्बली मौलाना अब्दुल अकबर चित्राली साहब तहरीक इल्तवा लेके आए हैं कौमी असम्बली में, और उन्होंने स्पीकर से ये इस्तदा किया कि तमाम जो कार्रवाई है ऐवान की उसको छोड़कर पहले वक़ार शाह साहब की करप्शन से मुतल्लक जो है उस पर बहस करवाई जाए। नाजरीन, मैं तो समझता हूँ कि वक़ार शाह साहब को हमें मुबारकबाद देनी चाहिए कि अब वो नेशनल हुकअप पे चले गए हैं, बड़े प्लेटफार्म पे चले गए हैं। और मौलाना अब्दुल अकबर चित्राली साहब जो हैं, उन्होंने तहरीक इल्तवा के साथ जो फ़ाइल लगाई है, जो कारकर्दगी रिपोर्ट वक़ार शाह साहब की लगाई है, वो बड़ी शानदार है। उसमें बड़ी उनकी फ़नकारियाँ और कारगुजारियाँ हैं। मैं समझता हूँ कि अब वक़ार शाह की तरक्की को कोई नहीं रोक सकता, चूँकि पार्लियामेंट, आपको पता है, पार्लियामेंट अवाम का काम तो कम ही करती है, लेकिन ज़्यादातर वहाँ पे आपको पता है करप्शन के एक से एक बड़ा दरिया और एक से एक बड़ा समंदर वहाँ पे मौजूद है। तो वक़ार शाह साहब को वहाँ पे थोड़ा सा एहतियात भी करना होगा, चूँकि उनकी फ़ाइल जो है अब मगरमच्छों के पास होगी, और हर मगरमच्छ चाहेगा कि वक़ार शाह साहब जैसा जो कारीगर है उनके साथ काम करे। तो नाजरीन, हमारा मशवरा होगा जनाब वक़ार शाह साहब को कि जिस तरीके से उन्होंने तरक्की की है 2012 से अब तक, बल्कि 2009 में उनके पास ग्रेड सिर्फ 5 था, फिर 2012 में उनके पास ग्रेड 14 हो गया, और फिर उसके बाद उनके कई ब्यूरोक्रेट सरपरस्त बन गए, फिर उनकी तरक्की को कोई रोक नहीं सका। वो पाकिस्तान हाउसिंग फाउंडेशन में थे, डेपुटेशन में चीफ कमिश्नर ऑफिस आए, वहाँ से वो ETO लग गए, और ETO भी बतौर 3 साल की उनकी मुद्दत पूरी हो चुकी थी, लेकिन आला ब्यूरोक्रेट्स ने उनका साथ दिया और फिर मज़ीद तो 2 साल की उनको एक्सटेंशन दे दी गई। जिसको एक्सटेंशन मिलती है फिर वो अपने अकाउंट्स की एक्सटेंशन यकीनी तौर पे करता है। तो नाजरीन, अब चूँकि मामला चला गया है पार्लियामेंट में, और पार्लियामेंट में मौलाना अब्दुल अकबर चित्राली साहब की ये गुजारिश है, ये उनका मुतालबा है कि पूरे ऐवान की कार्रवाई रोक कर ETO इस्लामाबाद जनाब वक़ारुल हसन शाह साहब पे बहस कराई जाए। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वक़ारुल हसन शाह साहब जो हैं वो कितने अहम ओहदे पे बैठे हैं। कुछ जो माहिरीन हैं जो ETO ऑफिस का तजर्बा रखते हैं, उनका कहना है कि रोज़ाना की बुनियाद पर तकरीबन 50 से 60 लाख जो है वहाँ पे गैर कानूनी तौर पे इकट्ठा होता है, जिसमें गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन, इलीगल गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन, और एक बड़ा स्कैंडल जो है वो वक़ारुल हसन शाह साहब के ख़िलाफ़ आया था, जिसका सारा रिकॉर्ड FIA के पास, और FIA उस हवाले से तहकीकात भी कर रहा है। लेकिन जो कमेटी कमिश्नर ऑफिस की तरफ से, चीफ कमिश्नर ऑफिस की तरफ से बनाई गई थी, उसमें वक़ारुल हसन साहब को मुर्द इल्ज़ाम ठहराया गया था और कहा गया था कि ये कसूरवार हैं। लेकिन चूंकि मौलाना अब्दुल अकबर चित्राली साहब अब वहाँ पार्लियामेंट में इस मामले को ले गए हैं, और उसके साथ वो फाइल भी है जिसमें इन्होंने गैर कानूनी गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन की थी, और वो पूरे का पूरा इनकी कारागरी की, इनकी फ़नकारी का मुंह बोलता सबूत है। लिहाजा जनाब वक़ारुल हसन शाह साहब को अब इस बात का ख्याल रखना होगा कि मकसूद चपड़ासी वाले भी उनके सरपरस्त बनना चाहेंगे, लेकिन मकसूद चपड़ासी वाले अगर वो ग्रुप में जाना चाहें तो ये देख लें कि फिर मकसूद चपड़ासी और डॉक्टर रिजवान को फिर हार्ट अटैक हो जाता है। लिहाजा एहतियात बरतें। अलबत्ता आहत चीमा बनने में कोई हर्ज नहीं है। आहत चीमा जो कि पंजाब के ब्यूरोक्रेट थे, उन्होंने जो खिदमात सर अंजाम दी हैं, तो उन्होंने अपने ब्यूरोक्रेसी के जो ओहदा था उनके पास, उससे रिज़ाइन दिया, और फिर चंद दिन के बाद जो है वो फेडरल मिनिस्टर के बराबर उनको ओहदा दे दिया गया, और पाकिस्तान का कानून जो है वो अपना मुंह खुद ही देखता रह गया कि किसी ने कानून की किताब देखना भी पसंद नहीं की कि एक मुस्ताफ़ी होने वाले ब्यूरोक्रेट को कितने अरसे बाद वफाकी वज़ीर का ओहदा दिया जा सकता है। लेकिन खैर, ये तो खिदमात का कानून को कौन देखता है, खिदमात को देखा जाता है कि किस बंदे की किस ख़ानदान के लिए कौन सी खिदमात हैं। लिहाजा वक़ार शाह साहब को मुबारक हो, लेकिन चूँकि वो एक निचली सतह से ऊपर तक तरक्की करते गए हैं, तो हम ये चाहेंगे कि वो मोहतात रहें कि कहीं ऐसे ग्रुप में न चले जाएं कि जहाँ पे मकसूद चपड़ासी वाला अंजाम हो या डॉक्टर रिजवान साहब वाला अंजाम हो। चूँकि बड़ा हौसला करना पड़ता है मगरमच्छों के साथ चलने के लिए या मगरमच्छों के ख़िलाफ़ तहकीकात करने के लिए। अलबत्ता वो किसी ऐसे ग्रुप में भी जा सकते हैं जिथे अगला कदर भी जाने, गुलाम फरीदा दिल उथे दइए जिथे अगला कदर भी जाने। तो वक़ार शाह साहब, आपको काम तो आप समझ गए हैं, ब्यूरोक्रेसी को देखें, आपको समझ आ गया कि ब्यूरोक्रेसी को शीशे में कैसे उतारना है, ब्यूरोक्रेसी से काम कैसे लेना है। अब माशाल्लाह आप खुद एक ब्यूरोक्रेट हैं, अगरचे आप गस्टेड ऑफिसर नहीं हैं, लेकिन गस्टेड ऑफिसर का ओहदा पिछले 4 साल से आप बेदरेग इस्तेमाल कर रहे हैं। अब आपको समझ है कि क्या करना है, किसको कैसे अकामोडेट करना है। तो वक़ार शाह साहब, अब मामला पार्लियामेंट में है, पार्लियामेंट में बड़े बड़े जगादरी लोग बैठे हुए हैं, हत्ता कि
راجہ ریاض جو اس وقت اپوزیشن لیڈر کے سربراہ بھی ہیں اور اس لحاظ سے ان کے پاس کئی اہم عہدے بھی ہوں گے. یہ معاملہ پہلے وقار شاہ صاحب والا سینٹ کی داخلہ کمیٹی کی جو سٹینڈنگ کمیٹی ہے اس کے پاس گیا تھا، لیکن اب مولانا اکبر چترالی صاحب براہ راست اس کو پارلیمنٹ میں لے کر گئے ہیں. تو وقار شاہ صاحب کے لیے بڑا موقع ہے. وہاں راجہ ریاض صاحب جیسے کاریگر لوگ بھی موجود ہیں، اس کے علاوہ اہل رائے ونڈ بھی وہاں پہ موجود ہیں، پھر سندھ بھی وہاں پہ موجود ہے. البتہ پی ٹی آئی جو ہے وہاں پہ چونکہ موجود نہیں ہے، وہ ایوان میں بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے. لیکن وقار شاہ صاحب سے ہماری گزارش ہے کہ وہ اپنے تجربے سے فائدہ اٹھا کے، بلکہ ان کے میرے ذرائع کے مطابق ان کے فرا کوگی کے ساتھ بھی رابطے ہیں، احسن جمیل کے ساتھ وہ رابطہ کر کے فرا کوگی کے ساتھ بھی رابطہ کر سکتے ہیں. لیکن پی ٹی آئی پہ چونکہ اچھا وقت نہیں ہے، لہذا فرا کوگی کو کال کرنے کی ضرورت نہیں ہے. وقار شاہ صاحب، آپ کا معاملہ پارلیمنٹ میں ہے، اہل پارلیمنٹ خود آپ کے سر پہ ہاتھ رکھیں گے کہ ہمارے لیے کام کریں، کیونکہ جس کی میں پہلے آپ کو کہہ چکا ہوں ناظرین، جس کی جتنی گندی فائل ہوتی ہے وہ اتنے ہی بڑا ترقی کرتا ہے. میں بے شمار افسران کو جانتا ہوں جن کے اوپر کرپشن کا الزام ثابت بھی ہوا، رنگے ہاتھوں پکڑے گئے، لیکن پھر انہوں نے ایسے ترقی کی جس طرح راکٹ لانچر آسمان کی طرف جاتا ہے، میزائل آسمان کی طرف جاتا ہے، پھر وہ میزائل کی طرح وہ اوپر کی طرف گئے. تو وقار شاہ صاحب میں وہ تمام خوبیاں موجود ہیں جو ترقی کی منازل تیزی سے طے کر سکتی ہیں. اب ان کا معاملہ پارلیمنٹ میں ہے. اور یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ گزشتہ روز ایک جتھا جو ہے، ایک جرگہ جو ہے، وہ مولانا اکبر چترالی صاحب کے ہاں بھی گیا تھا کہ وہ اپنی تحریک التوا واپس لے لیں. لیکن میرا خیال ہے مشکل ہے واپس لینا. یہ تو ہو سکتا ہے کہ تحریک التوا جو ہے، التوا میں پڑی جو ہے وہ سڑ بس جائے اور اس کا کچھ نہ ہو، لیکن عوام میں ایک دفعہ وہ ضرور آئے گی اور مولانا اکبر چترالی ہو سکتا ہے پھر اس دن آئیں نہ. دوسری خبر یہ بھی ہے کہ یہ معاملہ اب پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں بھی چلا گیا ہے. پبلک اکاؤنٹس کمیٹی نے آج تک کوئی ایسا بڑا جو ہے وہ کرپشن کے خلاف اقدام نہیں کیا. وہاں پہ البتہ بیان بازی ضرور ہوتی ہے کہ فلاں اتنا کیا پیسہ کھا گیا، فلاں اتنا پیسہ کھا گیا. لیکن آپ سمجھیں کہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی ہو یا پارلیمنٹ ہو، یہ دونوں ایسے فورم ہیں جہاں پہ کرپٹ افسران کی فائلیں جاتی ہیں اور پھر اس کے اندر بیٹھے ہوئے لوگ جو ہیں وہ اپنی مرضی کے مطابق اس کرپٹ افسر پر اپنا ہاتھ رکھ دیتے ہیں. تو وقار شاہ صاحب مبارک ہو آپ کو. ویسے بھی پورے شہر میں آپ کا تعلق بڑا زبردست ہے. ہم کوشش کریں گے کہ کبھی اگر آپ ہمارے ہاں موقف دینے کے لیے آئے تو آپ کو مٹھائی کھلائیں اس ترقی پہ. ایک ای ٹی او کا معاملہ جو ہے پارلیمنٹ میں چلے جانا، پارلیمنٹ کے اندر بحث ہونا، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. وقار شاہ صاحب آپ کو بہت بہت مبارک ہو. مجھے امید ہے کہ ابھی فی الحال قومی اسمبلی میں بحث ہوگی، پھر ایوان بالا میں بھی آپ پہ بحث ہوگی سینٹ میں، اور آپ مزید ترقیاں کریں گے اور مزید مگرمچ جو ہیں وہ آپ کے سرپرست بن کے ابھریں گے. شمشاد مانگڑ کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.